हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर की पहली क्लास होने जा रही है। मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं ममता शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बॉटनी में, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थर्ड ईयर में कौन कौन से पेपर बॉटनी के अंदर आपको पढ़ने हैं। पहला पेपर है एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। सेकंड पेपर में पढ़ेंगे हम प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। थर्ड पेपर है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 3 पेपर बॉटनी के अंदर हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। हम आज शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपका सेकंड पेपर है और इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बता दें कि प्लांट फिजियोलॉजी है क्या। तो मैं बता दूं, ये एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस का अध्ययन किया जाता है। तो इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ लाइफ प्रोसेसेस। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो पौधे में होती हैं जिंदा रहने के लिए, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारा जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस मैं आपको बता दूं, पौधों में मूवमेंट या गति पाई जाती है। पौधों में सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता। आपने देखा होगा एक प्लांट होता है टच मी नॉट, जिसको बोलते हैं छुई मुई। उसकी पत्ती को अगर आप टच कर दें तो वो पत्तियां बंद हो जाती हैं। तो ये है सेंसिटिविटी का बेस्ट एग्जाम्पल। उसके बाद पौधे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो उनमें ग्रोथ होती है, वृद्धि। उसके अलावा हम सबको पता है लिविंग्स का मेन कैरेक्टर है श्वसन या रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, हरे रंग के होते हैं और स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा उन साइंटिस्ट को धन्यवाद दे दें जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को पौधों में इसको डिस्कवर किया है। उसके बाद एक्सक्रीशन, जैसे पौधे में भी वेस्ट मटेरियल मेटाबॉलिज्म के दौरान बन जाते हैं तो उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जो गोंद कलेक्ट करते हैं पौधों से, बबूल में से, गाँव में देखा होगा आपने, गोंद जो है वो यूज़ किया जाता है लड्डू बनाने में। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये पौधा उसको बाहर निकाल देता है गोंद के रूप में। ऐसे बहुत सारे जिनको ऑर्गेस्टिक सब्सटेंसेस कहते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन है मेन। तो रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे नए पौधे बनाना। तो किस तरह से पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट जो है वो होता है सेनेसेंस, या हिंदी में कहते हैं जीर्णता। तो जब कोई चीज़ धरती पर पैदा होती है तो उसकी एक डिफरेंट पीरियड की लाइफ होती है, और उस जीर्णता का मतलब है लास्ट फेज ऑफ द लाइफ। तो जैसे पत्ते का पीला पड़ जाना, ये सिम्टम है सेनेसेंस का। फलों का पक जाना, तो इसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने से हमको क्यों डाला है हमारे सिलेबस में, क्या फ़ायदा है। तो प्लांट फिजियोलॉजी ऐसी शाखा है वनस्पति विज्ञान की जो हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रश्न है कि हम जड़ों में पानी डालते हैं तो वो 500 मीटर ऊंचे पेड़, यूकेलिप्टस जैसे पेड़ में ऊपर तक कैसे चला जाता है, एक वाटर कॉलम कैसे बन जाता है। तो कैसे गैसेस हैं उनका आदान प्रदान होता है, वाटर के साथ सॉल्यूबल जो सब्सटेंसेस हैं वो कैसे पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। दूसरा है कि एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे लाइफ प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं। तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट की लाइफ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि बीज के गोदाम में आप एंटर हो जाओ तो गर्मी क्यों लगती है, उसी तरह से पेड़ के नीचे खड़े होने पर ठंडक क्यों लगती है। तो इस तरह से सो मैनी क्वेश्चंस आर देयर। अब हम देखते हैं कि ये फिजियोलॉजी में हमें डिटेल में जब हम जाएंगे तो ये है क्या। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो फिज़िक्स इसके अंतर्गत आती है जब हम बॉटनी में पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है बायोफिज़िक्स।
केमिस्ट्री जो है उसको नाम दिया गया जैसे पेपर के टाइटल में बायोकेमिस्ट्री। और जो बायोलॉजी है वो लिविंग्स का अध्ययन, आप जानते हैं। तो सारे लिविंग्स जितने भी इस धरती पर हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो किससे बने होते हैं? वो बेसिक यूनिट सेल से बने होते हैं। तो सेल जो है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और इसका स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी समझने में। तो सबसे पहले हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। एक सेल का स्ट्रक्चर देखने पर उसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे बाहर होती है सेल वॉल, और सेंटर में होता है वैक्यूल, और बीच में, उन दोनों के बीच में पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो सेल वॉल और थर्ड जो वैक्यूल है ये तो होते हैं नॉन लिविंग, आजीवित होते हैं, जबकि प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग पार्ट है सेल का। तो इसी में सारी प्रक्रियाएं जीवन की आवश्यक चलती हैं। अब सेल की खोज किसने की थी? साइंटिस्ट का नाम हमें ज़रूर पता होना चाहिए। रॉबर्ट हुक ने 1665 में लैटिन वर्ड सेलुला से सेल जो है वो टर्म दिया, और इस सेलुला का मतलब होता है स्मॉल अपार्टमेंट। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे सेगमेंट्स या सेक्टर बने होते हैं, उसी प्रकार से जब हम माइक्रोस्कोप में किसी प्लांट का पार्ट का सेक्शन देखते हैं तो हमको ऐसे स्मॉल अपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। और सेल के अंदर जो कंट्रोलिंग पावर है ऑफ द सेल वो है न्यूक्लियस, और इसकी खोज की थी साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। तो न्यूक्लियस की खोज की कि कोई एक ऐसा गोलाकार संरचना है जो कि पूरे सेल पर अपना नियंत्रण रखती है। अब न्यूक्लियस के आधार पर फिर आगे चलकर कोशिकाओं को हम मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। और इन सेल से बनने के कारण ऑर्गेनिज्म भी कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब इसको, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जैसे नाम बता रहा है प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स होता है पहला या प्रिमिटिव या पुराना, और कैरियन से बना है कैरियोटिक। तो नाभिक अगर अस्पष्ट है, उसकी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट नहीं है, आप उसको लेबल नहीं कर सकते कोशिका में कि ये न्यूक्लियस है, तब ऐसी सेल प्रोकैरियोटिक कहलाएगी। और यू का मतलब होता है ट्रू या वास्तविक या असली। तो ऐसी कोशिका जिसमें असली नाभिक हो, जिसको आपको जब सेल का डायग्राम ड्रॉ करें और उसमें आप लेबल कर दें कि दिस इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज़ न्यूक्लियोलस, दिस इज़ न्यूक्लियस, तो आप उस सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो बुक में दिए हुए हैं। वो उसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि आप अपने कॉपी में 2 सेक्टर बनाइए, और दोनों में जितने मैक्सिमम आपको डिफरेंस मिल सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 2 कॉलम बनाकर इनको आपको करना है अच्छे से अपने समझने के लिए। अब जो सेल है उसी पर आधारित है सेल थ्योरी, जो कि श्लीडन एंड श्वान ने दी थी 1839 में। उन्होंने इसके कुछ यूनिवर्सल कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट है कि सभी लिविंग्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, उनकी बॉडी जो है वो कंपोज्ड है सेल से। दूसरा पॉइंट है कि सभी कोशिकाएं वो समान होती हैं। किस में समान होती हैं? केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उसमें, और अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसमें। तो सभी कोशिकाएं समान होती हैं बेसिकली। उसके बाद थर्ड जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम ओल्ड वंस। नई कोशिकाओं का जन्म हमेशा पुरानी कोशिकाओं से होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और चौथा है कि सेल जो है वो जीवन का आधार है, तो बेसिक यूनिट है जीवन की। अब आपको एक थोड़ा सा जीके थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे छोटी सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी सेल जो है 6 इंच का होता है ऑस्ट्रिच एग, जो है वो लार्जेस्ट सेल है। अगर पौधे की बात करें तो एक एसिटाबुलेरिया एक एल्गी होती है, यूनिसेलुलर होती है, और ये सबसे बड़ा प्लांट है।
तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आप फिजियोलॉजी पढ़ना है तो हमें आइडिया होना चाहिए पूरी तरह से कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म में से अगर न्यूक्लियस को रिमूव कर दें तो बचा हुआ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न होता है वो यही होता है कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या अंतर है, आप लोग नहीं एकदम से उसको क्लियर रख पाते हैं। तो ध्यान रखिए, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म अगर है तो उसको एक टर्म दे दिया है प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो है, इसको ये लिविंग पार्ट है सेल का, और इसका जो ये कंटेंट है ये एक पतली सी मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। तो बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके अंदर अब ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये दो इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया शो करता है लाइफ में। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। इसीलिए मैंने आपको ऊपर कहा था कि जो फिजियोलॉजी है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है प्रोटोप्लाज्म? सबसे पहला है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसलिए इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। उसके डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं। दूसरा है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस मतलब होता है कि वैक्यूल के चारों तरफ इसका प्रोटोप्लाज्म का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तीसरा है सॉल जेल प्रॉपर्टी। प्रोटोप्लाज्म में ये तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है। सॉल मतलब होता है सॉलिड से बना है, सॉल्यूशन से बना है। तो कभी प्रोटोप्लाज्म गाढ़ा होता है, कभी पतला होता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो उसके हिसाब से इसका गाढ़ा और पतला होना सॉल जेल प्रॉपर्टी कहलाता है। अब आते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर। तो प्रोटोप्लाज्म में 90% भाग तो वाटर का बना होता है। तो वाटर जो है वो बेस है, और उसमें जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इससे मिलकर इसकी केमिस्ट्री डिसाइड होती है कि उसके अंदर किसी पर्टिकुलर प्लांट में क्या क्या है। जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि हम अगर गाजर खा रहे हैं तो हमको विटामिन ए मिल रहा है, नींबू डाल रहे हैं तो हमको विटामिन सी मिल रहा है। तो अलग अलग प्लांट्स का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होगा। और इसी तरह से अब हम आए कि प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर अगर ध्यान दें केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कोशिकांग। तो कौन कौन से कोशिकांग हैं आपको मैंने बता दिया। न्यूक्लियस है कंट्रोलिंग पावर ऑफ द सेल। उसके अलावा होता है बहुत इम्पॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी प्रकार से गोल्गी बॉडीज़ पाए जाते हैं जो स्केलेटन बनाते हैं सेल का। स्ट्रक्चर जो है उस तरह से दो प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी का काम एक्सक्रीशन करना है। उसके बाद लाइजोसोम है, राइबोसोम्स हैं। फिर आपको इम्पॉर्टेंट जो है ना, आपका एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। उसको जब अपन डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो उसमें आएगा प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड एक कोशिका का अंग है जो 3 प्रकार का होता है। एक है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर देता है कोशिका को। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर। तो जब रंगीन आपने देखा होगा, क्रोटन्स के पत्ते रंगीन होते हैं, तो कलर जब आ रहा है तब फूल रंगीन होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। उसी प्रकार से ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो ऐसा प्लास्टिड है जो कलरलेस होता है, और वेरीगेटेड पत्ती में जब सफ़ेद सफ़ेद पैचेस दिखते हैं तो वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो इस तरह से हमें, अगर आप सारे प्रोटोप्लास्ट के ऑर्गेनेल्स की एक रीडिंग लगाएंगे जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो आपके लिए फिजियोलॉजी समझना और आसान हो जाएगा। और हमारे जो कोर्स में डाला गया है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसकी केमिस्ट्री पढ़नी है। तो अगली क्लास में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।